हेलो स्टूडेंट, और आपका फिर स्वागत है परीक्षा मंथन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह, मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूँ। हम लोग देख रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट हम लोगों ने देखा था कल, थोड़ा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखा था। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच का थोड़ा सा पार्ट देखा था और ईदर नीदर का। तो मैं वहाँ पे बताया था कि मैं ईदर नीदर की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको समझा दूँ पहले कि ईदर नीदर। देखिए, दो से अधिक ज़्यादा व्यक्तियों के लिए ईदर नीदर का प्रयोग नहीं किया जाता। कब? जब वो एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन के रूप में काम करें। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह का काम करते हैं, ठीक है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव, प्रोनाउन और कंजंक्शन सब में एक जैसा काम करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे ये एडजेक्टिव है, कहाँ पे वो प्रोनाउन और कहाँ पे वो कंजंक्शन है। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं ईदर नीदर ही बता रहा था कल, ईदर और नीदर, ठीक है। पहले इनकी एक विशेषता होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कब ये प्रोनाउन और कब ये एडजेक्टिव और कब उसका काम करते हैं, ठीक है। कब एडजेक्टिव, कब प्रोनाउन और कब कंजंक्शन का काम करते हैं, ईदर नीदर, ठीक है। देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने एक ट्रिक समझाया एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आता है। जैसे मैंने बोला राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बॉय, मैंने ये बोला। देखिए, यहाँ पे बॉय नाउन, नाउन के बारे में जानकारी, ऑनेस्ट ने दिया तो ऑनेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब मैं ये बता चुका हूँ कि नाउन के ठीक पहले, जो कि ये बॉय क्या है? नाउन है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के ठीक पहले यूज होता है, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपलसरी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये समझाया था, जैसे मैंने बोला राम। अब मैं इस राम को रिप्लेस अगर जो करना चाहूँ तो किसी प्रोनाउन से करूँगा, तो मैं लिखूँगा ही इज ए ऑनेस्ट मैन। तो ये हो गया प्रोनाउन। मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये ही जो है ये किसकी जगह है? राम की जगह। न कि किसी नाउन के पहले आया, बल्कि एक नाउन को रिप्लेस किया है। तो ये नाउन के पहले नहीं, बल्कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। नाउन के ठीक पहले जो वर्ड आता है, अगर जो वो उसके बारे में जानकारी दे रहा है तो एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन को हटा के जो वर्ड आता है वो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, तो वो प्रोनाउन कहलाता है। कंजंक्शन का क्या काम होता है? कंजंक्शन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने या दो क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें समझे ना। तो इसी तरह ईदर नीदर भी है। ईदर नीदर, दिस डैट, ये सब के सब। देखिए, ये जो दिस वर्ड है, दिस, अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए ये दिस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये दिस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। मैं आपसे ये मैं पूछता हूं कि दिस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? मान लीजिए आपने कह दिया दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैंने बोला ठीक है, अब बताइए, मैं गलत कर देता हूँ आपको। दिस मैन इज़ नॉट गुड, दिस मैन इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। ये अब बताइए, यहाँ पे आपने दिस को क्या बोला था? क्या बोला था? दिस को आपने प्रोनाउन बोला था। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैंने इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है। तो आप जब तक दिस डैट, दिस दोज, ईदर नीदर, मतलब ऐसे जो वर्ड जो कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करते हो, जब तक सेंटेंस में नहीं लिखा है तब तक आप उसको नहीं बता सकते कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। अब मान लीजिए किसी ने बोला कि दिस एक क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मैंने बोला ठीक है। दिस क्या बोला? किसी ने बोला कि दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मैंने बोला ठीक है। अब ये बताओ क्या हो गया? अब मैंने बोला ठीक है, अब बताओ क्या हो गया? दिस इज नॉट माई बुक। अब ये दिस क्या हो गया? अब ये दिस, जिसने एडजेक्टिव बोला मैं उसको गलत करके बता देता हूँ कि ये प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रहा है? तो दिस डैट, दिस दोज, ईदर नीदर, ईच भी उसी में आता है। ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो है वर्ड, ये वर्ड एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करते हैं। लेकिन ईदर नीदर एक स्टेप और आगे जाता है और ये कंजंक्शन के रूप में भी काम करता है। तो ईदर के लिए डैश डैश आर और नीदर के आगे डैश डैश नॉर लगता है, ठीक है। ये कंजंक्शन बन जाते हैं।
तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कब प्रोनाउन है, कब एडजेक्टिव और कब कंजंक्शन है? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने पहले आपको जो पढ़ा रखा है उसको मैंने आपको रिलेट कर दिया। तो एक बात बताइए, मैंने दिस को प्रोनाउन कैसे बनाया? मैंने दिस को प्रोनाउन बनाया, आगे एक जो नाउन लिखा था उसको हटा के। मैंने यहाँ पे दिस मैन लिखा था, मैन को हटाया तो ये प्रोनाउन बन गया। जब अकेले आया तो प्रोनाउन हो गया। जब दिस के आगे एक मैन जो कि एक नाउन था उसको लिखा था तो ये एडजेक्टिव बन गया था। समझ में आ रहा है? जब दिस के आगे मैंने एक नाउन लिखा था तो ये क्या हो गया था? एडजेक्टिव हो गया था। मैंने उस नाउन को हटा दिया तो अब ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यही चीज ईदर नीदर के साथ होता है। अगर मैं लिखूं, अगर मैं ये लिखूं ईदर हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है? अब मैं ये लिखा हूं ईदर हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहां पे देखिए ईदर कैसे आया? ईदर क्या किसी नाउन के पहले आया? ईदर किसी नाउन के पहले आया है? नहीं आया ना। ईदर किसी नाउन के पहले आया है? नहीं आया। तो जब ये किसी नाउन के पहले नहीं आया तो ये तो पहले हुआ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन आप पढ़ रखे हैं, प्रोनाउन के किस पार्ट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। किस प्रोनाउन से बिलोंग करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। तो ईदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा हमें कैसे पता चलेगा? जब ये अकेला आएगा किसी नाउन के बिना, ठीक है? लेकिन मैं यही लिख देता ईदर 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 द बॉयज, ईदर द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है? ईदर द बॉयज, ईदर द बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ईदर द बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है? ईदर द बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब मैंने ये वर्ड लिखा। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें ईदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो अब आप बात है ईदर किसके पहले आया? एक नाउन के पहले आया हुआ है, एक नाउन के पहले आया हुआ है ईदर। तो ये तो पहले हुआ एडजेक्टिव। मैं ट्रिक से डायरेक्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं उसको डिटेल में समझा रखा हूँ पिछली क्लास में, ठीक है? ईदर किसी एडजेक्टिव के पहले आया, इसका मतलब ये है कि दो लड़के हैं, वो बात किया जा रहा है या तो उसने या तो उसने। मतलब मान लीजिए राम और श्याम है, ठीक है? अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, टीचर ये बोलना चाहते हैं कि या तो राम ने पूरा किया है या तो श्याम ने पूरा किया, दोनों ने नहीं पूरा किया है। ईदर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। यहाँ पे दोनों ने नहीं कंप्लीट किया है। ईदर का मतलब होता है या तो वो या तो वो, या तो ये या तो वो, ठीक है? तो ईदर मतलब या तो राम ने या तो श्याम ने काम कंप्लीट किया है। तो इसी चीज को ईदर द बॉय लिख दिया, ठीक है? ईदर द बॉय मतलब कि लड़कों में से कोई एक अपना काम पूरा किया है। तो ये जो ईदर वर्ड है ये कैसा हो गया? एक एडजेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि एक नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, नाउन के पहले आया एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में? ईदर द बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है? ईदर द बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है? तो यहाँ पे अगर ईदर अकेले आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता, लेकिन किसी नाउन के पहले आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता। ऐसे ईच है। अगर आप ईच लिख दीजिए, ईच, मान लीजिए मैंने लिखा ईच, ईच हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ पे जो ये ईच वर्ड है ये प्रोनाउन होगा। और कैसा प्रोनाउन होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन इसी ईच के आगे मैं एक नाउन लगा दूं, इसी ईच के आगे मैं एक नाउन लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी ईच के आगे मैं एक नाउन लगा दूं तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने कल के एग्जांपल में दिया था, ईच मैन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो अब ये प्रोनाउन नहीं रह गया। अब इसके आगे चूंकि एक नाउन आ चुका है तो अब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव है कल मैंने डिटेल में समझाया था, ठीक है? ऐसे नीदर के साथ है। अगर नीदर अकेले आया है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। अगर नीदर एक दो बच्चों के नीदर किसी नाउन के पहले आया है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। तो ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में पढ़ा था, ठीक है? अब एक बात और याद रखिएगा, मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कंजंक्शन में और मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा या अच्छे से जब, वैसे आपके पेपर में ये अभी तक मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि ये इतना कठिन भी नहीं है कि आपके पेपर में ना आए, ठीक है? ये आ सकता है। ईदर नीदर याद रख लीजिए और नोट भी कर लीजिए अपने लैंग्वेज में। ईदर और नीदर, ईदर और नीदर जब ये
एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं, जब ईदर नीदर एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं, तो ये हमेशा दो व्यक्तियों के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, टू पर्सन्स और थिंग। ठीक है, टू पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, तो ये ईदर नीदर जब भी हम लोग एडजेक्टिव या प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे, जब कभी भी ईदर नीदर का यूज एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह करेंगे, तो उसका प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए ही करता है, न तो कम न तो ज़्यादा। क्योंकि ईदर नीदर का मतलब ही होता है या तो इसने या तो उसने। नीदर का मतलब होता है न तो इसने न तो उसने। मतलब मैं इसको सेंटेंस में लिख के दिखा रहा हूँ। मैंने अगर जो मैं पहले लेता हूँ प्रोनाउन के रूप में, मैं क्या लेता हूँ, एक प्रोनाउन के रूप में लेता हूँ। ठीक है, एक प्रोनाउन के रूप में मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके। ठीक है, और किससे रिप्लेस करते हैं, कई अगर जो कई आ जाए तो वो भी समझते हैं। ठीक है, मैं एक किसको प्रोनाउन लेके पहले समझाता हूँ। सबसे पहले प्रोनाउन, क्योंकि सबसे पहले प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा था। मान लीजिए मैंने लिखा ईदर ऑफ the 10 boys have no pen, have either of the 10 boys did not either of the 10 boys passed ले लेते हैं, passed the examination। ठीक है, मैं ये सेंटेंस लिखा हूँ। ये सेंटेंस देखिए, पढ़ाने से कहीं ज़्यादा कभी बार मुश्किल हो जाता है सेंटेंस बनाना। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम्पल बनाते समय कि ऐसी चीज़ें ना आ जाएं जिसको बच्चे समझ ही ना पाएँ। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल बनाना कई बार कठिन हो जाता है रेदर देन कि पढ़ाना हो। अगर जो मुझे पढ़ाना है तो मैं आपको पढ़ा ले जाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल बनाने में थोड़ी सी मैं टाइम लूँगा, तो उससे थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा हो सकता है कि मैं एग्जाम्पल बनाने में टाइम लूँ, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, ईदर ऑफ द 10 बॉयज पास्ड द एग्जामिनेशन, ईदर ऑफ द 10 बॉयज पास्ड द एग्जामिनेशन। पास्ड लगाया, पास का सेकेंड फॉर्म, और ये जब पास्ड लगता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट की बात की जा रही है, मतलब भूतकाल की बात की जा रही है। तो मैंने लिखा है ईदर ऑफ द 10 बॉयज पास्ड द एग्जामिनेशन। 10 में से कोई एक ने एग्जाम पास किया था। ठीक है, 10 में से कोई एक ने एग्जाम पास किया था। अब यहाँ पे एक बात है, मैंने अभी बताया कि जब प्रोनाउन के रूप में ईदर नीदर का प्रयोग करते हैं तो वो बस दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कितने बच्चों के बीच में बात की जा रही है? 10 बॉयज के बीच में बात की जा रही है, 10 बॉयज के बीच में बात की जा रही है। यहाँ पे कितने बच्चों के बीच में बात की जा रही है? 10 बॉयज की। और जब 10 हो गए मतलब कि 2 से ज़्यादा, तो ईदर का प्रयोग नहीं कर सकते। ईदर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आपने ईदर लिखा है, मैं सॉरी मिटा दिया हूँ, ईदर लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह आपको यूज करना पड़ेगा एनीवन। क्या यूज करना पड़ेगा? एनीवन। जब ईदर और नीदर यूज हो प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में, तो आप उसका यूज बस 2 व्यक्तियों के लिए ही कर सकते हैं, 2 से अधिक के लिए नहीं। लेकिन मान लीजिए मुझे ईदर का ही सेंस देना होता है और कई लोगों से ज़्यादा के लिए, तो ईदर को हटा के एनीवन का यूज करते हैं। समझे मेरी बात? मैं यहाँ पे ईदर ऑफ द 10 बॉयज नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन यहीं पे अगर जो मान लीजिए ईदर ऑफ 2 बॉयज होता, ये सेंटेंस होता ईदर ऑफ द 2 बॉयज, तो अब बात की जा रही है 2 व्यक्तियों में। अब बात किसकी की जा रही है? 2 व्यक्तियों में। और तब 2 व्यक्तियों में प्रोनाउन के लिए ईदर का प्रयोग किया जा सकता है। तो ईदर ऑफ 2 बॉयज। अब ये सही है, ये गलत हो जाएगा। एनीवन का प्रयोग तब करेंगे जब 2 से अधिक व्यक्ति आ जाए। ईदर का देखिए, जब एग्जामिनेशन में आएगा तो ऐसे लिख के आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 से अधिक नंबर लिखा होगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ईदर का प्रयोग हमेशा 2 व्यक्तियों के लिए ही करते हैं, 2 से अधिक के लिए नहीं। अगर 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए करना है तो एनीवन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनीवन गलत अब इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 व्यक्तियों की। ऐसे ही नीदर। अब देखिए इसका सेंस क्या बनता है। मान लीजिए राम एंड श्याम है, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। ये कहना ये चाहता है कि या तो राम ने और या फिर श्याम ने, दोनों ने नहीं, या तो राम में। इसका सेंस ये बनता है या तो राम ने या फिर श्याम ने, दोनों ने नहीं। या तो राम ने या तो श्याम ने
एग्जामिनेशन पास किया था। एग्जामिनेशन को क्या किया था, या तो राम ने या तो श्याम ने पास किया था। ठीक है, इस ईदर का सेंस यही बनता है। ईदर का सेंस बनता है कि या तो राम ने या तो श्याम ने एग्जामिनेशन पास किया था। लेकिन अगर जो यहाँ पे मान लीजिए 10 बॉयज हो जाए, राम, श्याम, रोहन, सोहन, कई 10 बच्चे हैं, रोहन, सोहन, तो आप ये थोड़ी नहीं बोलेंगे या तो राम ने या तो श्याम ने या तो रोहन ने या तो मोहन ने, ऐसा नहीं बोलेंगे। तब आप बोलेंगे इन 10 बच्चों में से किसी एक ने, तो एनीवन, तब वहाँ आता है एनीवन। तो ईदर और एनीवन का यूज आप समझ लीजिएगा। ईदर का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए, तो वो 2 व्यक्तियों के लिए ही करते हैं। एनीवन का प्रयोग कब किया जाता है ईदर की जगह, जब वो 2 से अधिक व्यक्ति हो जाए। सेम कंडीशन नीदर के साथ है। मान लीजिए यहाँ पे नीदर, नीदर भी ऐसे, ईदर की जगह सेम ऐसे नीदर, यहाँ पे नीदर यूज कर लीजिए। नीदर ऑफ द 2 बॉयज, मतलब ना तो राम ने ना तो श्याम ने, न तो राम ने और न तो श्याम ने, मतलब कि दोनों ने नहीं, न तो राम ने न तो श्याम ने, इन दोनों में से न तो राम ने पास किया न तो श्याम ने एग्जामिनेशन पास किया। ठीक है, लेकिन अगर जो यहाँ पे मान लीजिए 10 हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे नीदर ऑफ द 10 बॉयज हो जाता, ठीक है, तो नीदर का प्रयोग हम लोग 2 व्यक्तियों के लिए बस कर सकते हो, तो ये नीदर यहाँ गलत हो जाता और एनीवन की जगह तब लाते हम लोग नन। तब क्या लाते, नन। तो जब 2 से अधिक व्यक्ति हो जाए तो नीदर का रिप्लेसमेंट नन होता है, ईदर का रिप्लेसमेंट एनीवन होता है। नीदर ऑफ द 2 बॉयज हो सकता है, लेकिन नीदर ऑफ 10 बॉयज या 3 बॉयज या 4 बॉयज नहीं हो सकता है। नीदर और ईदर का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में बस 2 व्यक्तियों के लिए करते हैं। सारी बात समझ में आई? इतने अच्छे से मैंने समझाया है कि मतलब अगर जो आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत है आपके साथ। ठीक है, थोड़ा और आप ध्यान लगाइए, वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार और देखिए। ठीक है, एक और बात बता दूं, जब नीदर का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस में कहीं भी फिर दोबारा निगेटिव सेंस नहीं देते हैं। जब नीदर का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस में कहीं भी दोबारा निगेटिव वर्ड नहीं यूज करते हैं। मतलब कि अब नीदर ऑफ द 10 बॉयज, नीदर ऑफ द 2 बॉयज आ गया ना, अब हम लोग 2 बॉयज लिखते हैं। अब समझ में आ गया कि 2 ही यूज होगा। ठीक है, नीदर ऑफ द 2 बॉयज आ गया ना, अब नीदर ऑफ द 2 बॉयज आ गया ना, तो नीदर ऑफ द 2 बॉयज जब लिख दिए तो अब डिड नॉट नहीं यूज हो सकता है। डिड नॉट नहीं यूज हो सकता है, इसलिए नहीं यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक बार नीदर आ चुका है। ठीक है, डबल निगेटिविटी एक वर्ड होता है, आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। जब कभी भी पेपर में नीदर देखिएगा, ईदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नीदर की बात कर रहा हूँ, जब कभी भी पेपर में नीदर देखिएगा तो दूसरा निगेटिव वर्ड मत आने दीजिएगा। आए तो उसको गलत काट दीजिएगा। ठीक है, आए तो उसको गलत काट दीजिएगा। तो ये था हम लोग का ईदर नीदर की कुछ प्रॉपर्टी। ऐसे ही ईदर नीदर एडजेक्टिव के रूप में भी बस 2 व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझाया, उसमें नीदर नीदर की कुछ प्रॉपर्टियां समझा दी। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं समझा चुका हूं अच्छे से, मैं लेकिन इंट्रोड्यूस करा देता हूं बस थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ही दरअसल हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जिस एडजेक्टिव की सहायता से किसी को इंडिकेट करने का काम किया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज योर्स, बहुत हो गया मेरा, अब तुम्हारा भी हो जाए। ठीक है, दिस बुक इज दिस बुक इज योर्स। ठीक है, यह किताब तुम्हारी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा दिस क्या है, आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, बुक किसकी है? तुम्हारी है। कौन सी बुक तुम्हारी है? यह बुक तुम्हारी है। तो यही जो यह आया, ये बुक के बारे में जानकारी दिया। बुक क्या था? एक नाउन था, और नाउन के बारे में जो जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ये दिस क्या हो गया? प्रोनाउन। सॉरी, नाउन के बारे में जो जानकारी देता है, बहुत बड़ी गलती, सॉरी, नाउन के बारे में जो जानकारी देता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हुआ एडजेक्टिव, और कैसा एडजेक्टिव? इंडिकेट करने का काम कर रहा है। तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, यही 4 होते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे दीज, डैट, दीज, दोज का यूज करते हैं, जब यहाँ पे मान लीजिए दिस की जगह हम लोग दीज लगाए या दोज लगाए, ठीक है, दीज दोज का यूज करते हैं, तो ये जो
जिस नाउन के बारे में ये जानकारी देता है वो प्लूरल में हो जाता है, ठीक है। तो दीज बुक्स होगा या दोज बुक्स होगा, और यहाँ पे ये वर्ब जो है सिंगुलर जो था वो प्लूरल हो गया। ये तो आपको सिंपल सी पता होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ये 3-4 किताब रखा हुआ है, ठीक है, ये 3-4 किताब रखा हुआ है, तो मैंने बोला ये सारी किताबें मेरी हैं, तो ये एक से ज़्यादा हो गया ना, 1 किताब 2 किताब 3 किताब, नोटबुक है लेकिन मान लीजिए किताब 1 किताब 2 किताब 3 किताब, ये 3 किताब है, 3 किताब है, तो ये एक से ज़्यादा हो गया, मतलब कि प्लूरल। तो ऑब्वियस सी बात है ये दीज दोज प्लूरल के लिए यूज होते हैं, तो बुक का बुक्स होगा, और यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो ये था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चूंकि हम लोग अच्छे से समझ रखे हैं तो इसको मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ लेते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए, मुझे जहाँ लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ को समझाने की, या फिर मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, मैं हद से ज़्यादा लो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ज़रूरी है बच्चों को ये पढ़ाना, तो मैं उस चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये बात है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपने प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 2-3 क्लास जो एडजेक्टिव की चल रही है उसमें भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहीं ना कहीं से उसमें मिल जा रहा है, और मैं समझा। अभी कुछ देर पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा रहा था, तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जिक्र किया कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि दिस डैट दिस दोज ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बस फर्क इतना है कि नाउन के पहले आ जाए तो एडजेक्टिव हो जाते हैं, नाउन के पहले ना आए अकेले आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। यही सब अंतर है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी बहुत अच्छे से चिल्ला के समझाया था। तो अगर जो मैं यहाँ पे फिर वही काम करूँगा तो हम लोग का टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। हम लोग का टाइम क्या होगा? खपेगा। अभी आपका पेपर भी जल्दी ही आने वाला है, तो मुझे तब तक इंग्लिश का सारा सिलेबस कंप्लीट करना। अभी जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है इंग्लिश का वो होता है वर्ब का पोर्शन। वर्ब के पोर्शन में मान के चलिए 10 से 20 क्लास होगी, क्योंकि वर्ब में ही मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा, ठीक है। वर्ब में आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा कि कौन सा कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, ठीक है। टेंस पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग वर्ब में पढ़ेंगे तो इधर ही टाइम सारा बर्बाद कर देंगे, तो उधर वर्ब जल्दी से खींचेंगे। जब वर्ब जल्दी से खींचेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर कहेंगे यार अखंड शब्द बहुत गंदे हैं, कुछ खास नहीं पढ़ा है, मज़ा नहीं आया, पेपर में नंबर कम आया, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपको बहुत ही डिटेल से हर चीज़ें। अब देखिए, इधर नीदर के बारे में आपको जानकारी दे दिया कि 2 व्यक्तियों के लिए ही यूज होता है, लेकिन कंजंक्शन के रूप में जब यूज होते हैं तो 2 से अधिक के लिए यूज होते हैं, तो वो हम लोग कंजंक्शन में पढ़ेंगे। अभी के लिए इधर नीदर, अगर जो बस मैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन लिखा था, पीछे जाइए वीडियो में देखिए, नोटिस कीजिएगा, मैंने बस एडजेक्टिव और प्रोनाउन लिखा है कि वो 2 व्यक्तियों के लिए ही यूज होते हैं। कंजंक्शन का वहाँ पर मेंशन कहीं नहीं किया, क्योंकि कंजंक्शन में वो 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक तरीके का ही, मतलब अलग अलग वर्ड होते हैं। टेंशन मत लीजिए कि यार हर चीज़ एक ही होते जा रहा है, कैसे पहचानेंगे, अलग अलग होते हैं, लेकिन इससे रिलेट जरा कीजिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको क्या समझाया था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको समझाया था कि वो जब हम लोग किसी इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर देते समय उस इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह कोई नाउन आ जाए तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था, हु इज योर फादर, ठीक है, हु इज योर फादर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने मान लीजिए आंसर दिया, रविंद्र सिंह इज माई फादर, ठीक है, रविंद्र सिंह इज माई फादर। एक बात और याद रखिएगा, इंग्लिश में कई बार लोग बच्चे जब अपने माँ बाप का नाम लिखते हैं तो वो आगे श्री लगाते हैं, ठीक है, श्री रविंद्र सिंह या फिर श्री राम सिंह या राम पांडे, ये श्री लगाते हैं आगे। इंग्लिश में दरअसल में श्री नहीं लगाया जाता, वो मिस्टर लगाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में श्री नहीं लिखते हैं, मिस्टर लिखते हैं। तो कई लोगों ने जैसे लिखवाते चला आया कि श्री श्री, श्री नहीं होता है, वो मिस्टर होता है। तो माई हु इज़ योर फादर, तो मैंने बोला माई मिस्टर रविंद्र सिंह इज़ माई फादर, मिस्टर रविंद्र सिंह इज़ माई फादर। मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दिया। अब एक बात है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या किसने पूछने का काम किया था? हु ने एक इंट्रोगेटिव वर्ड जो की है उसने क्वेश्चन पूछने का काम किया था। जब मैंने उत्तर दिया तो ये देखिए,
इज माई फादर, इज योर फादर, इसकी जगह सेम आया। इस हु को रिप्लेस किया था इसने, माई मिस्टर रविंद्र सिंह ने। इस हु को रिप्लेस किसने किया? मिस्टर रविंद्र सिंह के। मतलब कि जब क्वेश्चन पूछा गया था तो इसी रविंद्र सिंह को हटा के हु लगाया गया था। और ये मिस्टर रविंद्र सिंह क्या है? नाउन है। ये मिस्टर रविंद्र सिंह क्या है? एक नाउन है। इसी नाउन को हटा के हु लगा के क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसी नाउन को रिप्लेस हु ने किया था। तो जो कोई नाउन को रिप्लेस करता वो प्रोनाउन होता। तो ये हु क्या हो गया था? प्रोनाउन। ये हु क्या हो गया था? प्रोनाउन। ठीक है, ये हु क्या हो गया था? प्रोनाउन। इसी तरीके से अब ये चीज़ें मैंने रिलेट कराने के लिए समझा। इसी तरीके से अगर जो कभी किसी इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर किसी इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उस क्वेश्चन का उत्तर देते समय उस इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह ऐसा कोई वर्ड आ जाए जो किसी नाउन के बारे में जानकारी दे रहा हो, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। आपको भी पता है कि सर समझाए बिना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सुनिए ध्यान से। जब कभी भी किसी इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का उत्तर देते समय आपने जो इंट्रोगेटिव वर्ड लगाया था, उस इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह कोई ऐसा वर्ड आ जाए उत्तर देते समय जो कि किसी नाउन के बारे में विशेषता बताए, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल है, विच कलर डू यू लाइक। जैसे एग्जाम्पल है, विच कलर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर COLOR कलर की स्पेलिंग गलत है। अब दरअसल में कलर की स्पेलिंग यही होती जा रही है। मैं एक एडिशनल जानकारी देना चाह रहा था। कलर की स्पेलिंग, अब ये कहीं आपको दिखे COLOR तो आप उसको गलत मत मानिएगा, COLOR। लेकिन आपके एग्जाम में आया तो गलत कीजिएगा। लेकिन अगर जो कहीं आपने पेपर में देखा या फिर कहीं पे पढ़ते समय देखा तो कलर की स्पेलिंग COLOR अब सही होता जा रहा है नॉर्मल लैंग्वेज में। अब इसको सही माना जा रहा है। कुछ दिन बाद इसको एग्जामिनेशन वाले भी सही मानेंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये अमेरिकन लैंग्वेज है। अमेरिकन लैंग्वेज में दरअसल क्या होता है, जो वर्ड आप बोलते हैं, अगर उस वर्ड में कोई वर्ड आपने बोला, उसमें किसी अल्फ़ाबेट का काम नहीं है, वो साइलेंट हो जा रहा है, तो उसको हटा दिया जाता है। कलर बोलते समय COLOR आता है, U साइलेंट होता है, तो इसलिए U को हटा दिया जाता है। ये धीरे धीरे प्रचलन शुरू हो गया अमेरिकन लैंग्वेज का। तो ये जब आएगा तो कलर की स्पेलिंग में U हट जाएगा। तो अगर जो कभी COLOR दिखे तो गलत मत मानिएगा एग्जामिनेशन के अलावा। तो विच कलर डू यू लाइक। विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं? आप कौन सा कलर पसंद करते हैं? तो मैंने बोला विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं? आपने चलिए उत्तर दे दिया। जैसे मुझे पसंद है ब्लैक, मुझे पसंद है ब्लैक, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बोला ब्लैक। ब्लैक उत्तर इसका सही से देते हैं, आई लाइक ब्लैक कलर। आई लाइक ब्लैक कलर, ठीक है, आई लाइक ब्लैक कलर। मैंने ये बोला आई लाइक ब्लैक कलर। विच कलर डू यू लाइक, आंसर आया आई लाइक ब्लैक कलर, मैं ब्लैक कलर पसंद करता हूँ। तब एक बात है, इस क्वेश्चन का आंसर जो विच था, इस विच जो वर्ड था, ये जो विच वर्ड था, इस विच का जब आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि आई लाइक ब्लैक कलर, तो इस कलर, इस विच का रिप्लेसमेंट कौन सा वर्ड था? ये ब्लैक है। इस विच को, इस विच की जगह उत्तर देते समय कौन सा वर्ड आया? ब्लैक। इस विच को, इस विच वाले क्वेश्चन का आंसर देते समय विच की जगह कौन सा वर्ड आया? ब्लैक। उत्तर देते समय विच की जगह ब्लैक आया। और ये ब्लैक किसके बारे में जानकारी दे रहा है? ब्लैक कलर के बारे में। आई लाइक कलर, मैं रंग पसंद करता हूँ। आपने वही क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा कलर, विच कलर, तो आपने उत्तर दिया ब्लैक कलर। तो इसी विच की जगह ये ब्लैक आया, जो कि एक नाउन कलर के बारे में जानकारी दे रहा है, जो कि एक नाउन है। तो नाउन के बारे में जो जानकारी देता है उसे एडजेक्टिव। तो ये ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब हमें बस इतना छोटा सा आंसर दे दीजिए, मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा भी। ब्लैक कैसा एडजेक्टिव है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में ब्लैक कैसा एडजेक्टिव है? अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है मैं इसको फिर रिवाइज भी करा देता हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ रखा है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ रखा है, ठीक है, फिर क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंट्रोगेटिव। तो ब्लैक कौन सा एडजेक्टिव है? आपको याद आ जाना चाहिए, ब्लैक कौन सा एडजेक्टिव है? ब्लैक दरअसल में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्या क्वालिटी बता रहा है ना, डिस्क्रिप्शन दे रहा, कलर कैसा कलर है भाई, तो ब्लैक कलर। मैं वहाँ पे बताया था मेरिट डेमेरिट कलर बताते समय हम लोग
उसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव कैसा है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। लेकिन एक बात है, ये विच कैसा एडजेक्टिव है? ये विच ने क्वेश्चन पूछने का काम किया। तो सबसे पहले क्या किया? क्वेश्चन पूछने का काम, तो इंटेरोगेटिव। कुछ भी होगा इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का काम किया, इंट्रोगेटिव। अब एक बात है, आपने जब इस क्वेश्चन का, इस ऊपर वाले जो क्वेश्चन मैंने लिखा उसका उत्तर देते समय इस विच की जगह जो वर्ड यूज किया, इस विच की जगह जो वर्ड यूज किया वो कर क्या रहा है? तो इस विच की जगह जो मैंने वर्ड यूज किया ब्लैक, वो एक नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, मतलब कि एडजेक्टिव है। तो ये जो विच भी है वो भी क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इंट्रोगेटिव क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी जब आप किसी क्वेश्चन, देखिए जैसे हम लोग प्रोनाउन में थे तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह एक नाउन आ जा रहा था, तो जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इस इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो किसी नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। दूसरा, अगर जो नहीं समझ में आया तो एक ट्रिक फिर यहाँ वही समझिए। मैं इस चीज़ को 10 बार चिल्ला चुका हूँ, एक बार और चिल्ला रहा हूँ। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है क्योंकि उसको नाउन के बारे में जानकारी देना होता है। तो यहाँ पे बात है, कलर क्या है? एक नाउन है और नाउन के पहले आया विच, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही होगा। क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही होगा। समझ रहे हैं? क्यों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा? क्योंकि ये जो विच है ये नाउन के पहले आया, ट्रिक के हिसाब से नाउन के पहले आया। तो नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव ही होता है। चूंकि इंट्रोगेट करने का काम कर रहा है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो ट्रिक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जब आपने दिया विच कलर डू यू लाइक, इस क्वेश्चन का आंसर जब दिया विच कलर डू यू लाइक का आंसर जब दिया, तो विच की जगह एक ऐसा वर्ड आया ब्लैक जो कि एक नाउन के बारे में जानकारी दे रहा था, तो ये एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हुज आइडियल्स डू यू फॉलो। Whose ideals ठीक है, whose ideals do you follow। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, whose ideals do you follow। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा और इसमें ये क्वेश्चन पूछा कि बताइए whose कैसा वर्ड है, कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट से बिलोंग करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट से बिलोंग करता है। तो ट्रिक से जाते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे क्योंकि ट्रिक बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रिक पे जाते हैं। आइडियल क्या है? आइडल क्या है? आइडल एक नाउन है। ठीक है, नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये तो हुआ एडजेक्टिव। अब चूंकि ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव की सहायता से हम लोग क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, समझ में आया? तो ये पहले तो एडजेक्टिव हुआ क्योंकि नाउन के पहले आया ट्रिक के हिसाब से। अब इस एडजेक्टिव को की सहायता से हम लोग क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट कब पसंद है उन बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, अब एक बात है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। आप किसके आइडल को फॉलो करते हैं? कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होगा जिसका आइडियल आप फॉलो करते होंगे, जिनका आइडल आपको बहुत अच्छा लगता होगा। किसी को महात्मा गांधी, किसी को भगत सिंह, किसी को बिल गेट्स। ठीक है, आजकल एक फेमस बड़े हुए हैं, वो क्या नाम है, जो स्पेस एक्स के मालिक हैं, उनका आइडल। तो ये लोग आइडियल आप किसका फॉलो करते हैं? मान लीजिए आप अपने पापा का, अपनी मम्मी का आइडियल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा आई फॉलो माई फादर्स आइडल्स। ठीक है, अब मैंने इसका उत्तर दिया आई फॉलो माई फादर्स आइडल। मैं अपने पापा का आइडियल फॉलो करता हूँ, मतलब पापा की जो चीज़ें हैं जो उन्होंने कर रखा है, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के पद चिन्हों पे चलूँ। तो आई फॉलो माई फादर्स आइडल्स, ये मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया। अब इस क्वेश्चन के आंसर में देखिए आई फॉलो, ये देखिए इसका तो ये सेम का सेम आया आई फॉलो। अब आप सोचेंगे सर ये डू कहाँ चला गया?
प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू या डज का यूज करते हैं, वो हम लोग टेंस में देखेंगे। तो वो आई फॉलो सेम है, ठीक है। आइडियल्स भी सेम है, लेकिन इस विच की जगह, इस हुज की जगह पूछा था किसका आइडियल फॉलो करते हैं, इसी हुज की जगह मैंने लगाया माई फादर, ठीक है, माई फादर। अब पहले आप ये बताइए जो हुज की जगह वर्ड आया है वो है क्या दरअसल, चलिए पता करते हैं ये है क्या। आप माई फादर्स को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, क्वेश्चन आंसर पढ़िए, आई फॉलो आइडियल्स। मैं पद चिन्ह या फिर आइडियल्स का मतलब होता है किसी की मतलब किसी ने कोई बात बोली, आप उसका वो अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी थोड़ी सी कभी कभी मैं गलत बोल जाऊँ उसको माफ़ कीजिएगा। मान लीजिए किसी ने कोई बात बोली है, किसी के कुछ पद चिन्ह है, आप उसके अनुसरण कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं आइडियल्स, ठीक है। तो आई फॉलो माई फादर्स आइडियल्स, तो 1 मिनट के लिए माई फादर्स को भूल जाइए। पता करना है कि आपको माई फादर्स क्या है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो माई फादर्स को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। तो ये हो गया आई फॉलो आइडल्स, मैं पद चिन्हों को क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैं पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ। तो आपने क्वेश्चन पूछा किसके, तो उत्तर आया माई फादर्स आइडियल्स। तो इस आइडियल्स के बारे में, ये जो आइडियल्स था, ये जो नाउन था, इस नाउन के बारे में जानकारी किसने दी, किसके आइडियल्स को फॉलो तो करते हैं आप आइडल, लेकिन किसके आइडल को, तो उत्तर आया मेरे पापा के, ठीक है। तो ये जो माई फादर से एक नाउन के बारे में जानकारी दी, तो ये हुआ एडजेक्टिव, क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो अब इस क्वेश्चन वर्ड, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो क्वेश्चन वर्ड था, इंट्रोगेटिंग वर्ड था, वो उस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड आया, वो एक एडजेक्टिव आया। तो वही तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, जिस इंट्रोगेटिव वर्ड की सहायता से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उस इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह उत्तर देते समय कोई एडजेक्टिव आए तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो हमने इसका उत्तर दिया, इस इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह माई फादर्स आया, जो कि एक एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि एक आइडियल्स के बारे में जानकारी दे रहा है, जो कि एक नाउन है। कहानी की तरह याद कीजिए, मतलब सॉरी, कहानी की तरह समझिए, स्टेप बाय स्टेप हो रहा। आपने हुज के साथ क्वेश्चन पूछा, हुज का आपने उत्तर दिया, जो कि माई फादर्स आया। माई फादर्स क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसने आइडियल्स के बारे में बताया। आइडल क्या था, नाउन, नाउन के बारे में जो जानकारी देता है एडजेक्टिव। तो इस जो इंट्रोगेटिव वर्ड था, इस इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये था हमारी आज की क्लास, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आज की क्लास में बस इतना रखते हैं, कल का क्लास में एडजेक्टिव मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए, एडजेक्टिव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो करते हैं हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एडवर्ब पे बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे मैं भी एडवर्ब धीरे धीरे इसमें इंक्लूड करना शुरू करूंगा, ताकि आपको अचानक से न झटका लगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग को वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, थोड़ा उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलती है कि हाँ यार थोड़ा बच्चे देखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।